नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भारत की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और खेल से संस्कृति तक, मतलब कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं। और हमारा काम है इन अलग अलग दिखने वाली खबरों के बीच के धागों को पकड़ना, मतलब ये समझने की कोशिश करना कि ये सब मिलकर आखिर कौन सी बड़ी तस्वीर बना रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक भव्य आध्यात्मिक उत्सव हो रहा है और दूसरी तरफ हजारों मील दूर ईरान से सरकार विरोधी प्रदर्शन और हिंसा की खबरें आ रही हैं। ये तो बिल्कुल दो अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? पर क्या इनके बीच कोई अनदेखा कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल ही मतलब आज की चर्चा का केंद्र है, क्योंकि ये दोनों ही तस्वीरें राष्ट्र की पहचान से जुड़ी हैं। एक जगह पहचान का जश्न है और दूसरी जगह उसी पहचान को लेकर एक कह सकते हैं हिंसक संघर्ष चल रहा है। सही है। तो भारत से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इसका केंद्र बिंदु है सोमनाथ का ये कार्यक्रम। हाँ, और वो कल एक शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे स्वाभिमान पर्व का नाम देना ही अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। सही, और इसी से जुड़ी एक और बात है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने गुजरात के विकास का श्रेय सीधे सीधे कानून व्यवस्था को दिया है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। एक तरफ सांस्कृतिक गौरव का प्रदर्शन और दूसरी तरफ ये संदेश कि ये सब मजबूत शासन की वजह से ही मुमकिन है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक नैरेटिव है। मतलब ये कि विकास और विरासत दोनों एक मजबूत हाथ के नीचे ही फलते फूलते हैं। ये कहानी बताने की कोशिश है और इसी माहौल में संसद का बजट सत्र भी 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। हाँ, तो आर्थिक मोर्चे पर भी नजरें रहेंगी, लेकिन आर्थिक मोर्चे के साथ साथ सरकार का ध्यान एक और जगह साफ दिख रहा है, देश के युवा। आप नई दिल्ली में शुरू हुए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की बात कर रही हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मनसुख मांडविया ने कहा कि ये मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के लिए है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इवेंट है या इसके कुछ गहरे मायने हैं? मेरे ख्याल से इसके गहरे मायने हैं, खासकर जब हम इसे ईरान के संदर्भ में देखते हैं। भारत में सरकार युवाओं को अपने राष्ट्र निर्माण के विजन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ईरान में? वहीं ईरान में युवा सरकार के विजन को ही चुनौती दे रहे हैं, सड़कों पर उतरकर। तो एक जगह युवा सहयोगी हैं और दूसरी जगह विरोधी। ये दिखाता है कि किसी भी देश का भविष्य इस बात पर कितना निर्भर करता है कि वो अपनी युवा पीढ़ी के साथ कैसा रिश्ता बनाता है। ये तो बहुत ही दमदार तुलना है। अच्छा, अब यहाँ से एक ऐसे विषय पे आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान का एक बयान। हाँ, और ये कोई सामान्य बयान नहीं है, इसमें थोड़ा ड्रामा है, रहस्य है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान नाकाम रहा और इस वजह से उसे अपने संविधान में संशोधन तक करना पड़ा। अब हमारे स्रोतों में इस ऑपरेशन की कोई डिटेल तो है नहीं। हाँ, यही तो असली सवाल है। एक टॉप जनरल ऐसी रहस्यमयी बात सार्वजनिक रूप से क्यों कहेंगे? पहली बात तो नाम देखिए, सिंदूर। ये कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा मिलिट्री कोड नेम नहीं लगता। सही कहा। सिंदूर तो एक बहुत ही शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक है। बिल्कुल। तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था? मतलब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ी गई। अच्छा। भले ही हमें ऑपरेशन की जानकारी ना हो, लेकिन इसका जिक्र करना ही अपने आप में एक संदेश है, पाकिस्तान के लिए चेतावनी और देश की जनता के लिए एक आश्वासन कि देखिए, हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींचता है। तो ये बयान जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा छिपाता है। कमाल है। अच्छा, अब सुरक्षा की बात चल ही रही है तो 21वीं सदी में सुरक्षा सिर्फ सरहदों की तो होती नहीं, ऊर्जा की भी होती है, और इस मोर्चे से भी एक बड़ी खबर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 2025 में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता 266.78 गीगावाट हो गई है। अभी आंकड़ा सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, पर इसका असल मतलब बहुत बड़ा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि 266.78 गीगावाट ऊर्जा से भारत के लगभग 20 करोड़ घरों को साल भर बिजली दी जा सकती है। 20 करोड़ घर? हाँ। अब ये बात समझ में आई, ये तो बहुत ही बड़ा पैमाना है। और इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा, रणनीतिक आजादी। मतलब तेल के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी? बिल्कुल,
आज हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करते हैं। जितनी ज्यादा हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे, उतनी ही हमारी विदेशी निर्भरता कम होगी। ये आर्थिक और सामरिक दोनों तरह से भारत को मजबूत बनाता है। तो जनरल चौहान का बयान बाहरी सुरक्षा की बात करता है और ये ऊर्जा का आंकड़ा अंदरूनी और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की कहानी कहता है। लेकिन ये स्थिरता और आत्मनिर्भरता की कहानी हर जगह नहीं है। अब ईरान की तरफ देखें तो वहाँ एक बिल्कुल अलग हकीकत है। हाँ, ईरान इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। वहाँ देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात काफी तनावपूर्ण हैं। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की जान जा चुकी है। ये बहुत ही गंभीर और दुखद आंकड़ा है। और सरकार की सख्त जवाबी कार्रवाई के बावजूद विरोध थम नहीं रहा है। इसका असर अब ईरान की सीमाओं के पार भी महसूस किया जा रहा है। कैसे? दुनिया भर के नेता तो निंदा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ठोस संकेत अर्थव्यवस्था से आता है। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने ईरान के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब एयरलाइंस किसी देश से हटने लगती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होता है। ये दिखाता है कि दुनिया उस देश को एक अस्थिर और असुरक्षित जगह के तौर पर देख रही है। ये देश को दुनिया से अलग थलग कर देता है। और यहाँ हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य एक संतुलित और गहरी समझ बनाना है। चलिए, अब इस तनावपूर्ण माहौल से निकलकर कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो संस्कृति, साहित्य और खेल के संगम को दिखाती हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो चुका है। अरे हाँ, ये तो दिल्ली के सबसे शानदार आयोजनों में से एक है। मैं तो हर साल जाता हूँ और हर बार मेरी किताबों की लिस्ट मेरे बजट से कहीं ज्यादा लंबी हो जाती है। ये तो हम सबके साथ होता है और इसका पैमाना भी तो देखिए। करीब 35 देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और खबर को जोड़कर देखें तो ये और दिलचस्प हो जाता है। आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। हाँ, जिसका मकसद विदेशों में हिंदी को बढ़ावा देना है। तो एक तरफ दिल्ली में दुनिया भर का साहित्य आ रहा है और दूसरी तरफ भारत अपनी भाषा को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास दिखाता है ना? बिल्कुल। और संस्कृति के बाद अब खेल के मैदान पर चलते हैं। महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, और ये लीग अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट से कहीं ज्यादा बन गई है। ये एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हरा दिया और दूसरा मैच भी काफी करीबी रहा। मुकाबले बहुत कांटे के हो रहे हैं और ये हमें फिर से हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है, ईरान वाले सवाल पर। हाँ, एक तरफ ईरान में महिलाएं अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ रही हैं और दूसरी तरफ भारत में हजारों लोगों से भरे स्टेडियम में महिला क्रिकेटर अपने टैलेंट का, अपनी ताकत का जश्न मना रही हैं और करोड़ों कमा रही हैं। ये तो दो समाजों की बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं जो एक ही समय में मौजूद हैं। बिल्कुल। ये लीग सिर्फ खेल नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली आर्थिक और सामाजिक मॉडल है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों के बीच एक दुखद घटना भी हुई है जिसका जिक्र करना जरूरी है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में सब कुछ एक साथ चलता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बस दुर्घटना हुई है और इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। ये एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। ऐसी घटनाएं हमें हमेशा जमीन पर ले आती हैं। ये याद दिलाती हैं कि बड़ी-बड़ी रणनीतियों और योजनाओं के बीच जीवन कितना अप्रत्याशित और नाजुक हो सकता है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तो आज हमने इन सभी धागों को देखा। सोमनाथ का उत्सव, ऑपरेशन सिंदूर का रहस्य, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, ईरान का संघर्ष, किताबों का मेला और WPL का रोमांच। इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक राष्ट्र एक ही समय में कई अलग अलग कहानियां जीता है। एक कहानी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की है, दूसरी भविष्य के लिए अपनी ताकत बनाने की, और एक कहानी अपनी प्रतिभा का जश्न मनाने की है। हाँ, और इन सब के समानांतर दुनिया के दूसरे हिस्से में आज़ादी के लिए एक संघर्ष की कहानी चल रही है जो हमें अपनी आज़ादी की कीमत याद दिलाती है। तो आज की चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जो श्रोताओं के सोचने के लिए है। हाँ, कि किसी भी देश की तरक्की को सिर्फ GDP के आंकड़ों या मिसाइलों की संख्या से नहीं नापा जा सकता, है ना? उसकी सांस्कृतिक ऊर्जा, अपने युवाओं को जोड़ने की उसकी क्षमता, ये सब भी उतना ही मायने रखता है। तो सवाल ये है, आज की इन तमाम सुर्खियों में से सोमनाथ का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद
जनरल चौहान का मनोवैज्ञानिक युद्ध का संकेत, ईरान में महिलाओं का संघर्ष या फिर WPL में महिला खिलाड़ियों का उदय, इनमें से कौन सी खबर आपको आने वाले कल का सबसे साफ इशारा देती है